हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मुद्दे की बात यह है कि दूसरी लहर के कहर के बीच लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर है। वैज्ञानिक पहले ही तीसरी लहर आने की बात कंफर्म कर चुके हैं। ऐसे में लोगों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता थी और यही वजह है कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यहां हमें यह भी समझना होगा कि स्कूल लीविंग एग्जाम्स यानी स्कूल की अंतिम कक्षा की परीक्षाओं पर दूसरे देशों में क्या फैसले लिए गए। ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। डेनमार्क, इजरायल और ऑस्ट्रिया ने परीक्षा के फॉर्मेट को बदला, इसे आसान कर दिया, जबकि इटली ने मौखिक परीक्षा ली। ब्रिटेन ने लगातार दूसरे साल परीक्षाएं रद्द कर दी। मेडिकल के छात्रों ने ओपन बुक प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा ली। भारत में राज्य सरकारों की राय परीक्षा को लेकर अलग अलग है। दिल्ली ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि पिछले रिजल्ट के आधार पर मार्किंग हो। झारखंड भी 12वीं की परीक्षाएं कराने के पक्ष में नहीं रहा। महाराष्ट्र परीक्षा रद्द करना चाहता था। हालांकि सीबीएसई से अलग छत्तीसगढ़ बोर्ड में आज परीक्षा शुरू हो गई है। छात्रों ने घर में रहकर ही परीक्षा दी। राजस्थान भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराना चाहता है। पश्चिम बंगाल में जुलाई में 12वीं की परीक्षा होगी, जबकि अगस्त में 10वीं की परीक्षा ली जाएगी। केरल और तमिलनाडु भी परीक्षा कराने के लिए तैयार है। हरियाणा ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के फैसले के तहत कदम उठाएगा, लिहाजा वहां परीक्षा रद्द ही होगी। कर्नाटक ने कहा कि वो परीक्षाएं होने देगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा पर फैसला 5 जून तक आएगा। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर सभी राज्य परीक्षा कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भारत में 12वीं के रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आए थे। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस साल कोविड की भीषण लहर के बावजूद पॉलिसी क्यों बदली जा रही है और सरकार को पॉलिसी बदलने के लिए कुछ ठोस वजह बतानी पड़ेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सीबीएसई के अलावा कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवा रहे हैं। देश में दूसरी लहर उतार पर है। नए केस लगातार कम हो रहे हैं। कई राज्य अब अनलॉक कर रहे हैं, लेकिन सावधानी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि केस कम होने का मतलब यह नहीं है कि खतरा चला गया। नए खतरे के अलार्म बजने लगे हैं, इन्हें हमें सुनना ही होगा। एक जिले में एक महीने के अंदर अगर 9000 के करीब बच्चे संक्रमित हो जाएं, तो यह बहुत चिंता की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में यही हुआ है। यह पूरे देश को सावधान करने वाली खबर है। देश के हर परिवार को अब बच्चों की चिंता है। तीसरी लहर का खतरा सामने है और ये डर भी गलत नहीं है कि अब बच्चे कोरोना की चपेट में आएंगे। सबको आंख कान खोलने की जरूरत है। खतरे की घंटी महाराष्ट्र में बज चुकी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महीने के अंदर 8,500 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां अप्रैल में 7,500 से ज्यादा बच्चों में संक्रमण मिला था, यानी 2 महीने में सिर्फ अहमदनगर जिले में ही 16,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अहमदनगर में कोरोना के जितने केस आए हैं, उनमें अप्रैल में 10% और मई में 12% बच्चे हैं। मई में जो 8,500 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, उनमें 1 साल से कम उम्र के 85 बच्चे, 1 साल से 10 साल के 2,694 बच्चे और 11 से 18 साल के 6,102 बच्चे हैं। अप्रैल महीने में जो है कि बिलो 18 ईयर्स के जो है टोटल 7,607 आए हैं और मई महीने में यानी कि मई में जो है टोटल 8,881 इतने आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, टोटल पेशेंट्स के अगर परसेंटेज निकाला जाए तो अप्रैल महीने में जो है इट इज़ 9.49% और मई में जो है 11.40% इतना ये अपना टोटल पेशेंट्स के बिलो 18 ईयर्स के है। बच्चों में संक्रमण का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सोचिए कि ये महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले का हाल है, और वो भी तब जब दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हम अहमदनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर में पहुंचे। यहाँ 52 बच्चे एडमिट हैं। इन सभी में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए थे। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों में संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं,
उसमें उनके इलाज के लिए अलग इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अभी तो कोविड सेंटर्स में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी रखा जा रहा है। जिनके घर में कोई बड़ा पॉजिटिव है या जो कोविड से सफ़र कर रहा है, उन्हीं के घर में के केसेस मैक्सिमम देखे गए हैं। आपको सभी को पता है स्कूल बंद है, बच्चे बाहर नहीं हैं, तो इनको इन्फेक्शन होने की वजह ज़्यादातर उनके घर के जो मेंबर्स, बड़े मेंबर्स है जो पॉजिटिव है, उन्हीं से इनको हो रहा है। पर फॉर्चुनेटली बोलिएगा कि बच्चों में 15 साल के नीचे अभी तक कोई हमारे ध्यान में बहुत सीरियस हुए ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं। मैक्सिमम बच्चे 95%, यू कैन से 90 अप टू 98% बच्चे आइदर असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनके घर के कोई पॉजिटिव थे तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आ गए, या फिर वो माइल्डली असिम्टोमेटिक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे हल्का सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, कभी तो उल्टी है या लूज मोशन है, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है जो कि घर पे ही सादी दवा से ठीक हो गया है सभी। और बहुत ही कम परसेंट बच्चों में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत गिर रही है, उनको एडमिट करके वो ठीक हो जा रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली टिल डेट मैंने कोई मॉर्टेलिटी अभी तक देखी नहीं है। राहत की बात सिर्फ ये है कि जिन बच्चों में संक्रमण हुआ है उनमें सीरियस केस ना के बराबर है। ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जुलाई अंत और अगस्त की शुरुआत में तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है। अहमदनगर जैसे जिले अलर्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बन चुकी है। पीडियाट्रिक कोविड बेड 600 से बढ़ाकर 2300 किए जाएंगे। करीब 6300 पीडियाट्रिशियंस को बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने मॉनसून से पहले बच्चों को फ्लू का टीका लगाए जाने की सलाह दी है, जिससे संक्रमण की स्थिति में बच्चों की हालत सीरियस ना हो। बच्चों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये परिवारों के लिए परेशान करने वाली बात है। महाराष्ट्र में ऐसे परिवार भी हैं जहां 4 बच्चों में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 3 बच्चे और तीनों बच्चों को भी हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद ही उनमें नॉर्मलसी आ गई थी। जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब्ड विटामिन्स बोले वो हमने उनको दिया और फ्लूइड्स दिए, क्योंकि एक बच्चे को उसमें से डिहाइड्रेशन हो गया था गर्मी के वजह से, तो उनका फ्लूइड लो हो गया था। फिर उनको उस हिसाब से फ्लूइड पिलाया, ORS दिया और एकदम सब कुछ नॉर्मल था। सारे हमारी पूरी फैमिली एसिम्प्टोमेटिक थी और बच्चे भी उसमें एसिम्प्टोमेटिक थे। हमें एडमिट किया गया। हम लोग करीब 13 या 14 दिन अस्पताल में थे और बच्चे 13-14 दिन थे या सिर्फ आपको ज़्यादा दिन रहना पड़ा? नहीं, हम सभी मेरे ख्याल से 13-14 दिन थे और सिर्फ पहले 2 या 3 दिन तक ये हमें महसूस हो रहा था कि हम बीमार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से एकदम नॉर्मलसी आ गई थी, लग नहीं रहा था कि हम बीमार हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। बच्चों को बचाने के लिए पूरे देश को कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर से पहले ही दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जब पहली लहर आई थी तो बच्चों के कोरोना टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव मिल रहे थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 10% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले दूसरी लहर में ही पाए गए हैं। आगे तीसरी लहर का बड़ा डर है और ICMR की अपनी स्टडी के मुताबिक 20 से 22% बच्चों पर वयस्कों की तरह ही संक्रमण का खतरा है। बच्चों में परसिस्टेंट फीवर है, रैश है, ब्लीडिंग हो की टेंडेंसी है, स्किन पे ब्लीड हो रहा है, एकदम से सांस बढ़ रहा है, तो उसमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन को हमें याद रखना चाहिए। और इसके इलाज जो है इसका बहुत कठिन नहीं है, लेकिन टाइमली इलाज है और तरीके से जल्दी से इलाज होना चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ये प्रेजेंट करता है। देश को हर तरीके से कमर कस लेनी चाहिए, परिवारों को भी पूरा ध्यान रखना होगा। एक्सपर्ट्स की बात भी हमें ध्यान से सुननी चाहिए कि बच्चों को संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती से कैसे निपटा जाए। फर्स्ट वेव में 2% अफेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में 12% के अराउंड था अफेक्टेड। अब थर्ड वेव में अफेक्टेड अगर 20% चिल्ड्रन भी हैं
तो उन 20% का भी अगर 1.5% को भी रिक्वायरमेंट होती है बेड्स की या वेंटिलेटर्स की या ICUs की, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा उसमें देखा है कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिसीज़ है। अभी भी जो केसेस आए उसमें बहुत माइल्ड टू मॉडरेट ही डिसीज़ है, सीवियरिटी बहुत कम हुई है। सीवियरिटी इन केस कि उनको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उनको जो बड़ी बड़ी और बाईपैप वाली मशीन है वो भी कम है, सिंपल ऑक्सीजन लगाने से ही वो ठीक हो रहे हैं। सो तैयारी तो इन एनी के थर्ड वेव के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमें अच्छे से करके रखनी चाहिए। और तैयारी हमको दोनों तरफ से करनी चाहिए, हॉस्पिटल लेवल पे भी करना चाहिए और मास लेवल पे पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मेनली इसमें क्या होगा, माइल्ड डिसीज़ है, मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो बहुत सारी चीज़ें घर में ही पेरेंट्स ट्रीट कर सकते होंगे। लेकिन पेरेंट्स तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिसीज़ को और तभी वो उस पर एक्शन कर पाएंगे जब उनको इस चीज़ का नॉलेज होगा। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस समय हमको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन करना इन सेंस कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल वो शुरू से अभी से बहुत अच्छा बूस्टअप करें, एक्सरसाइज कराने की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट। मेरी आपके चैनल से जो के माध्यम से एक जो मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे, कि आपके बच्चे अगर जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं तो उनका चांसेस कि वो अस्पताल में एडमिट हों और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है। तो आप इसकी जो है ना, आप इतना चिंतित ना होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सतर्क ना रहें, लेकिन एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी जो बढ़ गई है उसको आप थोड़ा कम कीजिए। वैक्सीनेशन अगर जो मिल जाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वायरस सर्कुलेशन तो रुकेगा ना। वही बच्चे अगर जो स्कूल में जा रहे हैं और आपस में मिंगल हो रहे हैं, वही बच्चे वायरस घर ला रहे हैं और घर के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं वो ये और जो एडल्ट्स हैं उनको वायरस इन्फेक्ट करने से रोकेंगे। तो एक ये थिंकिंग है कि हम स्कूल में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा करें। तो हमें हर तरफ